हेलो एवरीवन। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज है 19 नवंबर 2025 वेडनेसडे। वर्ष के दिनों की बात करें तो 323 दिन अब तक जा चुके हैं इस वर्ष के 2025 के, और मात्र 42 दिन इस वर्ष में बाकी हैं। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है वो होंगी भारत में समुद्री गायों के लिए खतरे क्या हैं। इसके अलावा दूसरी जो न्यूज़ है वो दुर्लभ जिनकंगो दांतेदार चोंच वाली व्हेल के बारे में, और तीसरी जो न्यूज़ है वो सरफारा मुद्रास्फीति प्रभाव के बारे में, और जो चौथी न्यूज़ रहेगी वो होगी भारतीय सेना की जल आधारित सुरक्षा मजबूती। ये सारी की सारी जो न्यूज़ है, ये आज की जो सारी न्यूज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, खासकर जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, या फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सब के लिए भी। तो आज उससे पहले आज का हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपको कल यहाँ पर दिया गया था उसका आंसर यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी में 2013 में, 2020 में और 2023 में, यानी कि 3 साल ये मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जलवाष्प। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है, ना ही मीथेन, ना ही नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस है वो है जलवाष्प। इसके अलावा अब हम देखते हैं आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि पॉल्यूशन। समुद्री गायों के बारे में, यानी कि पहले समझते हैं समुद्री गाय आखिर क्या होती हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है डुगोन। ठीक है, एकमात्र ये शहरी समुद्री स्तनधारी जीव है। ये एक ऐसा जीव है जो समुद्र में रहता है, लेकिन समुद्र में रहते हुए स्तनधारी जीव है। ये एकमात्र ऐसा है, वो भी शाकाहारी। ठीक है, इसके अलावा इसके ऑर्डर को देखें तो सिरेनिया, इसलिए इसे यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो सिरेनिया है, यानी इसीलिए इसे सी काउ भी कहा जाता है। और IUCN स्थिति अगर इसकी देखें तो इसकी IUCN स्थिति है वुल्नरेबल, यानी कि विलुप्त किए कगार पर है। बहुत ही इसकी पहले से जो संख्या थी अब तक इसकी बहुत ही कम संख्या हो चुकी है और ये विलुप्त होने के कगार पर है। इसके अलावा साइट्स को देखें तो साइट्स इसके अपेंडाइक्स फर्स्ट। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में, ये शेड्यूल 1 में भारत में सर्वोच्च संरक्षण इसका किया गया है। इसके अलावा भारत में पाई जाती है जहाँ पर तमिलनाडु पाक खाड़ी में और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी में। इसके अलावा गुजरात की जो गल्फ ऑफ कच्छ है, यानी कि कच्छ की जो वहाँ पर गल्फ है वहाँ पर पाई जाती है, और अंडमान निकोबार में ये पाई जाती है। इसके अलावा भारत में वर्तमान स्थिति यानी कि 2025 की अगर हम इसकी स्थिति देखें तो ये जो जीव है ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक खाड़ी में इसकी जो संख्या है वो 10 से भी कम रह गई है। यानी कि आप देखिए मात्र 10 से भी कम इसकी संख्या रह गई है, और लेख में कहा गया है कि ये प्रोबेबली फीवर देन 10 म्यूचर इंडिविजुअल्स है। इसके अलावा 1970 से 80 के दशक में सैकड़ों इसकी संख्या थी, यानी कि 1970 से 1980 का जब दशक चल रहा था तो सैकड़ों इसकी संख्या थी, लेकिन अब मात्र 10 से भी कम रह गई है और अब लगभग ये विलुप्त होने के कगार पर है। अंडमान निकोबार में बहुत कम ये बची है, और तमिलनाडु सरकार ने 2020 में प्रोजेक्ट डुगोंग शुरू भी किया था, यानी कि 2020 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन प्रभाव इसका बहुत कम पड़ा, यानी कि इसका प्रोजेक्ट का कोई ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा इसके मुख्य खतरे क्या हैं, यानी कि अगर ये ख़त्म होती है, ये विलुप्त होने के कगार पर है, तो इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। पहला जो खतरा है वो है निवास स्थान का विनाश, यानी कि सीग्रोस मीडोज़ का तेज़ी से नष्ट होना। डुगोंग का 100% यानी कि भोजन है। इसके अलावा कारण को देखें तो तटीय विकास, बंदरगाह विस्तार, ड्रेजिंग, मछली पालन के लिए जाल और औद्योगिक प्रदूषण, यानी कि ये सारे जो इसके मुख्य कारण हैं। एक तो तटियों का विकास के बारे में, तटों का जो विकास हो रहा है, और जिस वजह से ये है मतलब ये पहले क्या होता था कि पहले तटों पर आकर के जो घास वगैरह होती थी उसको ये खा लिया करती थी, लेकिन अब तटों का जो है विकास हो रहा है और ये इतना ज़्यादा अपना भोजन नहीं कर पाती। इसी वजह से जो इसके मुख्य नष्ट होने की जो मुख्य कारण है, एक तो इसका 100% भोजन है। इसके अलावा बंदरगाहों का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा जो ड्रेजिंग है, ड्रेजिंग में मछली पालन के लिए जो जाल बार बार लोग डालते हैं, तो इस वजह से ये मतलब किनारों पर नहीं आ पाती है और इस वजह से ये अपना भोजन नहीं कर पाती। इसके अलावा जो औद्योगिक प्रदूषण है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है।
इसके अलावा अगर हम देखें प्रदूषण को, तो प्लास्टिक का कचरा जैसे उसमें डाला जाता है समुद्रों में, तो इसके अलावा माइक्रो प्लास्टिक की वजह से प्रदूषण हो रहा है। और औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि जो उद्योग होते हैं उनका अपशिष्ट जो नदियों के अंदर, समुद्र के अंदर जो डाल दिया जाता है, उसकी वजह से भी ये ख़त्म होने के कगार पर। इसके अलावा तेल का रिसाव हो रहा है। कृषि रन ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है ये सी ग्रोस पर ऑट्रोफिकेशन हो रहा है इसका, इसी वजह से। यानी कि ये सारे जो कारण हैं इनकी वजह से प्रदूषण होता है, और प्रदूषण की वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। इसके अलावा आकस्मिक मृत्यु, यानी कि अचानक से इतनी मृत्यु क्यों हो गई, तो इसका कारण है तो ट्रोल जाल का होना, यानी कि ट्रोल जाल के डालने की वजह से। इसके अलावा गिलनेट में फंसकर मरना, यानी कि जो गिलनेट होती हैं ये सबसे बड़ा कारण है। जो गिलनेट होती है इनके मछुआरों के द्वारा जो इसके अंदर मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल वगैरह डाला जाता है, उसकी वजह से भी उसमें फंस जाती हैं, और इस वजह से इसकी मृत्यु हो गई अचानक। इसके अलावा मछुआरों के लिए आकस्मिक लेकिन संख्या के लिए ये घातक है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की बात करें, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इसकी मृत्यु हुई है। क्लाइमेट चेंज में समुद्री जल के तापमान में वृद्धि हो रही है, और सी ग्रोस की प्रजातियां जो है वो, यानी कि जितनी भी सी ग्रोस की प्रजातियां आती हैं वो इसमें नष्ट होती जा रही हैं। इसके अलावा समुद्र का जो अम्लीकरण है वो बढ़ रहा है। समुद्र का जो अम्लीकरण है वो इसमें बढ़ रहा है। इसके अलावा चक्रवातों की तीव्रता का बढ़ना, चक्रवात बहुत ही तेज़ी से अब आने लगे हैं। इसके अलावा जो सी ग्रोस बेड है ये इसका उजड़ गया है, ये भी इसका एक मतलब जलवायु परिवर्तन में इसका एक कारण माना जाता है। इसके अलावा शिकार को देखें तो जो शिकार है अब थोड़े से कम हुए हैं शिकार, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता था, और इसमें मांस और हड्डी के लिए अवैध शिकार पहले बिल्कुल आम था। इस वजह से इसकी जो संख्या है वो बहुत ही तेज़ी से गिर गई। इसके अलावा भारत सरकार की इसमें क्या प्रयास है, यानी कि इसको बचाने के लिए भारत सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं, तो इसके लिए प्रोजेक्ट डुगोंग 2020 में एक जो है वो तैयार किया गया था, जो कि तमिलनाडु और केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसके अलावा जो गल्फ़ ऑफ मन्नार है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व भी इसके लिए चलाया गया। इसके अलावा गल्फ़ ऑफ कुछ मैराइन नेशनल पार्क इसके लिए बनाया गया। इसके अलावा अंडमान में कुछ क्षेत्रों में संरक्षित इसको घोषित कर दिया गया है, यानी कि इसका जो संरक्षण है वो इसको घोषित कर दिया गया कि ये संरक्षित यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा लेकिन लेख में कहा गया है कि ये सारे जो प्रयास हैं वो अपर्याप्त हैं, यानी कि इन सारे प्रयास सिर्फ ये करे गए, इन पर काम नहीं हुआ है, ये सिर्फ अपर्याप्त है, क्योंकि सी ग्रोथ की रिकवरी पर फोकस नहीं किया गया है। इसके अलावा अब क्या किया जाना चाहिए, रिकमेंडेशन क्या हो सकती हैं इसकी, ताकि ये जो है वो अब मतलब विलुप्त ना हो सके। इसके लिए सी ग्रोस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू करना, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। यानी कि ये जो सी ग्रोस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, अगर ये इसको शुरू करते हैं तो चांस है कि ये जो विलुप्त है ना हो पाए। इसके अलावा मछुआरों के लिए डिगोंग सेफ गिलनेट और ट्रोल पर सब्सिडी जो है वो लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो तटीय विकास है उसके लिए सख्त EAI और CRJ नियमों का पालन करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा समुद्री संरक्षित क्षेत्र यानी कि जो MPA हैं उनमें डुगोंग को फ्लैगशिप प्रजाति बनाना चाहिए। इसके अलावा नागरिक विज्ञान में मछुआरों को रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सारे जो कारण हैं, यानी कि ये सारे जो काम है इसमें किए जा सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़े जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको देखें तो कोरल ब्लीचिंग और सी ग्रास लॉस का आपसी संबंध यहाँ पर नज़र आता है। इसके अलावा ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स यानी कि जिसमें कि सी ग्रास कार्बन संग्रहण में कोरल से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होती है, यानी कि ब्लू कार्बन एकोसिस्टम जो है वो सी ग्रास कार्बन संग्रहण में कोरल से भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा भारत की जो मैराइन मेगा फ्यूना है जिसमें कि डुगोंग, व्हील शार्क, मैराइन टर्टलेस, डॉल्फिन्स आती हैं। इसके अलावा जो रामसार सिटीज़ है इसमें समुद्री तटीय अर्धभूमि जैसे चिल्का है, सुंदरबन है, हालांकि ये डुगोंग इसमें नहीं पाई जाती है। इसके अलावा एक लाइनर फैक्ट्स को देखें तो भारत में डुगोंग की सबसे बड़ी आबादी कभी पाक खाड़ी में थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ये डुगोंग पाया जाता था वो पाक की खाड़ी में पाया जाता था, लेकिन अब वहाँ पर सबसे बड़ी आबादी में नहीं है। इसके अलावा डुगोंग को समुद्री गाय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूरी तरह शाकाहारी है और सी ग्रास खाती है, यानी कि जो समुद्र की जो घास होती है इसको ये खाती है। इसके अलावा भारत में डुगोंग को शेड्यूल फर्स्ट और सिटीज़ अपेंडाइक्स फर्स्ट में रखा गया है। इसके अलावा विश्व डुगोंग दिवस जो है 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व डुगोंग दिवस 28 मई को
मनाया जाता है। अब हम देखते हैं इस खबर के निष्कर्ष के बारे में। तो भारत में डुगोंग का संरक्षण अब केवल एक प्रजाति को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि समुद्र घास के मैदानों यानी कि ब्लू कार्बन इकोसिस्टम को पुनर्जनन करके पूरे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की अंतिम लड़ाई है। अब हम देख लेते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड जो PYQs हैं, यानी कि 2018 से लेकर 2025 में जो UPSC में PYQs पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 2021 में प्रीलिम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पूर्णतः शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है? तो पूर्ण रूप से जो शाकाहारी है और साथ में स्तनधारी भी है वो है डुगोंग। ठीक है। इसके अलावा 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, डुगोंग निम्न में से किस संरक्षण श्रेणी में रखी गई है? जिसमें कि IUCN रेड लिस्ट, वल्नरेबल, या फिर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 शेड्यूल फर्स्ट, या फिर सिटीज अपेंडिक्स फर्स्ट में। तो इसका जो आंसर है वो है यानी कि इसमें IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल इसमें भी रखी गई है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 शेड्यूल फर्स्ट में भी रखी गई है, और इसमें जो सिटीज़ अपेंडिक्स फर्स्ट है इसमें भी रखी गई है। यानी कि इसका जो आंसर है वो C है, 1, 2 और 3, इसमें तीनों ही सही हैं। इसके अलावा 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भारत में डुगोंग मुख्यतः निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो डुगोंग है वो मुख्यतः वो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक की खाड़ी में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों जिसमें कि MPAS में फ्लैगशिप प्रजाति के रूप में डुगोंग को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है सी ग्रास, यानी कि जो समुद्र की घास होती है उस घास के मैदानों के संकरण को प्राथमिकता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है वो है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन संग्रहण यानी कि ब्लू कार्बन की दृष्टि से मूंगा भित्तियों से भी अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये जो है वो है सी ग्रास, घास के मैदान सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। डुगोंग का मुख्य भोजन होते हैं ये सी ग्रास, और सबसे पॉइंट इसी का है। ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं इससे अगली न्यूज़ के बारे में, जो कि दुर्लभ जिनको दांतेदार चोंच वाली व्हेल के बारे में। यानी कि ये जो वो व्हेल होती है ये एक दांतेदार होती है और चोंच वाली, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं चोंच वाली व्हेल होती है। इसके बारे में न्यूज़ है। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम एवं परिवार को देखें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मीसोपोल्डेन गिंगगोगन्स, यानी कि इसको निशिमुरा एंड मीड 1964 के अंदर ये जो नाम है वो निशिमुरा एंड मीड के द्वारा रखा गया था 1964 में। नाम है इसका मीसोपोल्डोन गिंगगोगन्स। इसका जो परिवार है वो है जुल्फाइडिस, जो कि बिग्ड व्हेल परिवार की मानी जाती है। इसके अलावा कुल 24 प्रजातियों में से एक है। कुल 24 प्रजातियां जो व्हेल की होती हैं उसमें से एक पाई जाती है, और यह है बिग्ड व्हेल की दूसरी सबसे विविधतापूर्ण जीन्स है। ये पहली डॉल्फिन इसको माना जाता है, यानी कि जो पहली डॉल्फिन है वो इसी मीसोपोल्डेन गिंगगोगन्स को माना जाता है। इसके अलावा हाल की खोज 2024-25 की सबसे महत्वपूर्ण समाचार के बारे में अगर हम देखें तो नवंबर 2024 में पहली बार जीवित अवस्था में इसको देखा गया है। यानी कि अभी तक इसको जीवित अवस्था में नहीं देखा गया था, लेकिन 2024 में 2024 में नवंबर में इसको पहली बार जीवित देखा गया था। और स्थान देखें तो बाजा कैलिफोर्निया ने मेक्सिको के तट के साथ प्रशांत महासागर में इसका स्थान था, यानी कि जब देखा गया था। इसके अलावा शोध पत्र को देखें तो मैराइन ममल्स साइंस जर्नल में ये प्रकाशित ये जो खबर है वो हुई थी। इसके अलावा शोधकर्ता टीम जिसमें कि मैक्सिको और अमेरिका वैज्ञानिकों की संयुक्त टीम इसमें काम कर रही थी, और अब तक केवल स्टैंडिंग्स तट पर फंसे मृत अवशेष से ही जानकारी जो है वो पाई जाती थी, और यह पहला कॉन्फर्म्ड लाइव साइटिंग था जब ये पाई गई थी। इसके अलावा शारीरिक विशेषताओं को देखें तो इसकी जो लंबाई है वह नर और मादा दोनों लगभग 5.3 मीटर यानी कि 17.3 फीट तक की इसकी जो लंबाई है वो पाई जाती है। इसका रंग जो होता है वह गहरा भूरा या फिर मतलब काले सा रंग का होता है। इसके अलावा सबसे ख़ास जो पहचान है इसकी वो नर के जबड़े में 2 बड़े गिंकगो पत्ती के आकार के दांत होते हैं, इसीलिए इसको गिंकगो टूथेड भी कहा जाता है। गिंकगो टूथेड भी इसको कहा जाता है नर को। ठीक है। शरीर का काम घाव या फिर जो निशान है शरीर पर कम घाव
और जो निशान है वो पाए जाते हैं बहुत ही कम। पुरुषों में आपसी आक्रामकता कम होने का संकेत है। इसके अलावा रोस्ट्रम यानी कि चोंच लंबी और इसकी नुकीली होती है। इसके अलावा व्यवहार एवं परिस्थितिकी को देखें तो पृथ्वी पर सबसे गहरे गोता लगाने वाले स्तनधारी यानी कि डीप पेस्ट डाइविंग ममल्स जिसको कहा जाता है ये हैं। इसके अलावा यानी कि सबसे ज़्यादा गहरा गोता ये लगाते हैं स्तनधारी हैं ये भी। और इसके अलावा अधिकतम गोता जो है वो 3000 मीटर से अधिक गहराई स्पर्म व्हेल के बाद ये दूसरा है। यानी कि जो अगर हम व्हेल को देखें तो जो स्पर्म व्हेल है वो सबसे गहरा गोता लगाती है और ये उसके बाद दूसरा सबसे गहरा गोता जो कि 3000 मीटर से भी अधिक गहराई तक पाया जाता है वो इस गिंको के द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा सतह पर बहुत कम समय यानी कि कुछ मिनट ये बिताती है, इसलिए देखना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है इसको। इसके अलावा अत्यधिक शर्मीली प्रजाति की है और नाव आने पर तुरंत ये भाग जाती है। और इसका जो मुख्य भोजन है वो गहरे समुद्र में स्क्विड और डीप फिश का है, यानी कि जो डीप सी फिश होती हैं ये उसका भोजन करती है। इसके अलावा गहरे समुद्र में जो स्क्विड पाए जाते हैं उनका यह भोजन करती है। इसके अलावा वितरण को देखें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यानी कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र उसमें फैली हुई है, जहाँ पर जिसमें कि जापान, ताइवान, गलापागोस, ऑस्ट्रेलिया, अब मैक्सिको तक ये जो है वो ये पाई जाती है। इसके अलावा प्रशांत महासागर की गहराई जलराशि में मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी कि जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। और अब तक भारत के जल में कन्फर्म्ड साइटिंग नहीं है, लेकिन संभावना से इनकार इसकी नहीं किया जा सकता। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर एकदम कन्फर्म हो भारत के जल में, लेकिन पूरी तरीके से भी ये मतलब जानकारी इसकी नहीं मिली है। इसके अलावा संरक्षण स्थिति को देखें तो IUCN रेड लिस्ट में डाटा डेफिशिएंट, अभी तक डेटा इसका अपर्याप्त है और बहुत कम इसका अध्ययन करने को मिला है। यानी कि ये जो व्हेल है इसका बहुत ही कम अध्ययन करने को मिला है और जनसंख्या का अनुमान भी इसका नहीं लगाया गया है। यानी कि जब अध्ययन ही नहीं हुआ इसका तो और ये मतलब ज़्यादा देर तक सतह पर नहीं रुक पाती है, इस वजह से इसको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। और जब जानकारी नहीं है तो फिर जनसंख्या का भी अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया कि आखिर कितनी होगी। खतरे को देखें तो प्लास्टिक, इसको जो खतरा होता है वो प्लास्टिक प्रदूषण से, शिप स्ट्राइक से, सोनार से प्रभावित हो जाती है। और बिग व्हेल सोनार से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं, बिग जो व्हेल होती हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो सबसे गहरा गोता लगाने वाला स्तनधारी स्पर्म व्हेल के बाद ये है। इसके अलावा पहली बार जीवित ये देखी गई वो भी बिग्ड व्हेल प्रजाति में 2024 में। इसके अलावा मैक्सिको के तट पर इसकी खोज हुई और भारत मैक्सिको सहयोग और समुद्री जैव विविधता पर प्रश्न इसमें जो है वो बन सकते हैं। यानी कि जो भारत मैक्सिको सहयोग है और समुद्री जैव विविधता है इसके बारे में। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिग्ड व्हेल्स अगर हम तुलनात्मक अध्ययन देखें तो पैराइन्स बिग्ड व्हेल और डेरानाइगल्स बिग्ड व्हेल जैसी जो प्रजातियाँ यानी कि पेरेंट्स बिग्ड व्हेल और डेरानाइगल्स बिग्ड व्हेल जैसी जो प्रजातियाँ हैं उसमें भी हाल ही में वर्णित की गई हैं। अगर हम इसकी स्पर्म व्हेल के साथ तुलना करें तो जो स्पर्म व्हेल होती है वो सबसे बड़ा टूथड व्हेल कहलाती है, लेकिन जो जिंकगो है वो सबसे गहरा गोता लगाती है। यानी कि इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं, स्पर्म व्हेल सबसे बड़ा टूथ व्हेल है और जिंकगो सबसे गहरा गोता लगाती है। इसके अलावा इस खबर के निष्कर्ष को देखें तो 2024 में पहली बार जिंदा ये देखी गई थी और यह व्हेल बताती है कि समुद्र के अंदर आज भी लाखों जीव हैं ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है, जिससे भारत को भी अपनी समुद्री सीमा के में गहरे सर्वे करने और सोनार में से व्हेल को बचाने की ज़रूरत साफ दिखती है। अब हम देख लेते हैं इसका न्यूज़ से रिलेटेड MCQs जो कि 2024 और 25 के पैटर्न पर आधारित है। मीसोपोल्डोन गिंगोर्डन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो मीसोपोल्डोन गिंगोर्डन्स है ये जो प्रजाति है वो जिफाइड परिवार की एकमात्र प्रजाति है जिसमें नर के दांत जिंकगो के पत्ती के आकार के होते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसका पहला जीवित अवलोकन पूर्वी प्रशांत महासागर में हुआ। यानी कि जो पूर्वी प्रशांत है इसमें पहली बार इसका अवलोकन यानी कि पहली बार इसको देखा गया था। तो इसका जो ये है ये इसका सही है, यानी कि पहली बार प्रशांत महासागर में इसको देखा गया था पूर्वी प्रशांत में। और यह है कोरिवर्स बिग्ड व्हेल की तुलना में अधिक गहराई तक गोता लगाती है, तो ये ऐसा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा केवल 2। ठीक है,
यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। केवल दो दांत का आकार कई मीसोफोल्डन में अलग अलग है और सबसे गहरा गोता कुरीवर्स लगाती है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखें तो बिग व्हेल के मास स्ट्रेंडिंग की घटनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कारक वैज्ञानिक रूप से सर्वाधिक स्थापित है। तो इसमें मिड फ्रीक्वेंसी एक्टिव सोनार यानी कि MFAS द्वारा उत्पन्न एसोसिएटेड ट्रॉमा, तो इसका जो ये ऑप्शन ए है वो सही है। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2023 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया था कि मिड फ्रीक्वेंसी एक्टिव सोनार MFAS द्वारा ये उत्पन्न एसोसिएटेड ट्रोनोमा है, जो कि बिग व्हेल के मास ट्रेंडिंग की घटनाओं के संदर्भ में वैज्ञानिक रूप से सर्वाधिक स्थापित हुई है। इसके अलावा निम्न में से कौन सा संधि समझौते के तहत गहरे समुद्र में मीसोपोल्डन गिंगोडन्स जैसे डाटा डेफिशिएंट प्रजातियों के संरक्षण के लिए सर्वेक्षण को प्राथमिकता दी गई है। तो वो जो सर्वेक्षण को प्राथमिकता दी गई है वो BBNJ एग्रीमेंट यानी कि हाई सी ट्रेटी के द्वारा 2023 में दी गई। इसका जो ए ऑप्शन है वो इसमें सही है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखें तो 2024 में मेराइन ममल साइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार मीसोफोल्डन गिंगोडन्स की निम्न में से कौन सी विशेषता अन्य बिग व्हेल्स में से इसे अलग करती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है शरीर पर न्यूनतम स्क्रैनिंग और कम स्पेसिफिक एग्रीशंस का होना, इसका ये ऑप्शन सही है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में अगर हम विचार करें, भारत के संदर्भ में विचार कीजिए, भारत का EEZ क्षेत्रफल विश्व में 9वां सबसे बड़ा है, या फिर अभी तक भारत में के जल में किसी भी बिग व्हेल प्रजाति का कंफर्म्ड लाइफ साइट नहीं हुआ है, या फिर अंडमान सागर में बिग व्हेल्स के स्ट्रैंडिंग के कुछ अनधिकृत रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो इसका जो ऑप्शन है यानी कि इसमें तीनों ही आंसर इसमें सही है। यानी कि ये जो है भारत का EEZ क्षेत्रफल विश्व का 9वां सबसे बड़ा है। इसके अलावा ये जो है यानी कि बिग व्हेल जो है वो अभी कंफर्म लाइट साइटिंग इसका नहीं हुआ है। इसके अलावा यानी कि भारत में, इसके अलावा अंडमान निकोबार में बिग व्हेल्स के स्ट्रैंडिंग के कुछ अनधिकृत रिकॉर्ड मौजूद हैं। अतः इसका जो सी ऑप्शन है वो इसमें सही है। इसके अलावा अगले न्यूज़ को देखें तो अगली जो न्यूज़ है वो है मतलब CPI इन्फ्लेशन के बारे में। हाउ बेस इफेक्ट बुलियन प्राइस शेप्ड CPI इन्फ्लेशन। इसके मुख्य तथ्यों को देखें तो अक्टूबर 2025 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन CPI घटकर रिकॉर्ड जो है इसका निचले स्तर 0.25% पर आ गई है, जो 2016 के बाद सबसे कम आई है। इसके अलावा सितंबर 2025 में यह 1.77% थी और एक महीने में ही 1.5% की भारी गिरावट इसमें देखने को मिली है। यह RBI के 4% यानी कि ±2% टारगेट के अंदर बहुत नीचे है। इसके अलावा इसमें दो प्रमुख कारण हैं, यानी कि दोनों को अलग अलग समझना इसमें ज़रूरी है। जो दो इसके कारण हैं, इसके रेट के गिरने के दो कारण हैं। एक है बेस इफेक्ट यानी कि सबसे बड़ा ड्राइवर। इसमें अक्टूबर 2024 में CPI बहुत ऊंची 6.21% थी, जब पिछले साल का बेस ऊंचा था। तो इस साल थोड़ी सी कीमतें बढ़ने पर YOY इन्फ्लेशन बहुत कम दिखती है। इसे फेवरेबल बेस इफ़ेक्ट भी कहा जाता है, यानी कि फेवरेबल बेस इफ़ेक्ट भी इसको माना जाता है। इसके अलावा अक्टूबर 2025 में बेस इफेक्ट ने लगभग 4.83 परसेंटेज पॉइंट तक इन्फ्लेशन को कम किया था और IE के कैलकुलेशन के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा पॉजिटिव बेस इफेक्ट है। इसके अलावा सोना चांदी, यानी कि अगर हम इसके दूसरे पॉइंट को समझें तो दूसरा जो कारण है इसका वह है सोना चांदी यानी कि बुलियन की कीमतों में भारी गिरावट का होना। सोना चांदी का CPI बास्केट में वेट बहुत कम है, लेकिन 2025 में इनकी कीमतों में साल दर साल 20 से 25% की गिरावट आई है और इसका जो नतीजा हुआ है वो CPI में इनका निगेटिव कंट्रीब्यूशन। अक्टूबर में गोल्ड सिल्वर ने इन्फ्लेशन को लगभग 0.25 से 0.36 pp तक कम किया है, यानी कि इसका निगेटिव कंट्रीब्यूशन हुआ है। इसके अलावा बेस इफ़ेक्ट आखिर होता क्या है, तो बेस इफ़ेक्ट बराबर होता है पिछले साल में के इसी महीने की कीमतों का इस साल के आंकड़े पर क्या प्रभाव पड़ा है। यानी कि जो पिछले साल के
इसी महीने के, यानी कि जिस महीने में आंकड़े देखे जा रहे हैं तो उसके पिछले साल के उसी महीने के आंकड़ों पर इसका कीमतों का इस साल पर क्या इसके आंकड़ों का प्रभाव पड़ा है। और फेवरेबल बेस इफ़ेक्ट में जब पिछले साल इन्फ्लेशन बहुत ऊंची थी, इस साल कम दिखती है। इसके अलावा अनफेवरेबल बेस इफ़ेक्ट में जब पिछले साल इन्फ्लेशन बहुत कम थी, इस साल सबसे ज़्यादा दिखती है। 2026 जनवरी से बेस इफ़ेक्ट अनफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि जनवरी 2025 में इन्फ्लेशन बहुत कम थी और 2026 में हेडलाइन नंबर ऊपर दिखेगा। यानी कि इस तरह से जो है वो ऊपर नीचे ये होता रहता है। इसके अलावा क्या सोना चांदी को सीपीआई से बाहर निकालना चाहिए? तो इसके पक्ष में तर्क की बात करूँ तो इनका जो वेट है वो कम है, लेकिन वोलेटिलिटी बहुत इसकी ज़्यादा है। ये आम आदमी की बास्केट का हिस्सा नहीं है। ज्वेलरी डिमांड अलग होती है, यानी कि ये अगर हम देखें तो ज्वेलरी डिमांड जो है वो अलग होती है। इसके अलावा इनकी कीमतें ग्लोबल फैक्टर्स, इनकी डॉलर और जियोपॉलिटिकल रिस्क से तय होती हैं। इसमें घरेलू मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं होती। इसके अलावा इसके विपक्ष की तर्क की बात करूँ तो जो शादी ब्याह होती है इसमें ख़रीदारी बहुत ज़्यादा होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। इसके अलावा लंबे समय में ये वेल्थ इफ़ेक्ट भी देते हैं, यानी कि जो धन होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका देखने को मिलता है। इसके अलावा कोर इन्फ्लेशन अभी भी ऊंची है। इसमें हेडलाइन सीपीआई जो है वो 0.25% के बराबर है, लेकिन फूड और फ्यूल और साथ में जो गोल्ड और सिल्वर होता है और साथ में पेन, पान और तंबाकू जो होते हैं, ये सारी जो चीज़ें इनको हटाने पर कौन इन्फ्लेशन अभी भी 3.5 से 4% के आसपास है। अर्थात जो अंडरलाइनिंग इन्फ्लेशनरी होती है वो अंडरलाइनिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी भी मौजूद है। सिर्फ बेस इफ़ेक्ट और बुलियन की वजह से हेडलाइन कम दिख रहा है। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो आरबीआई की इसमें दुविधा देखने को मिली है। आरबीआई का टारगेट 4% है और अब हेडलाइन 0.25% है। क्या ब्याज दरें और कम करनी चाहिए? तो इसमें अगर नहीं करनी चाहिए तो फिर क्योंकि ये जो ब्याज दरें वो कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेस इफ़ेक्ट टेम्पररी है और 2026 की जनवरी से ख़त्म होकर कोर इन्फ्लेशन अभी भी 4% के करीब है। इसके अलावा जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो ट्रम्प 2.0 जियोपॉलिटिकल ट्रिक्स के द्वारा फिर से बुलियन प्राइसेस बढ़ा सकती है। इसके अलावा आरबीआई ने नवंबर 2025 में भी रेपो रेट 6.5% पर अनचेंजेस इसको रखा था, यह समझ आता है। इसके अलावा आगे क्या होगा, यानी कि आगे 2025 या फिर 26 का क्या अनुमान इसमें हो सकता है, तो दिसंबर 2025 में अभी भी लो बेस इफ़ेक्ट रहेगा, जिसमें कि इन्फ्लेशन लो रहेगी। जनवरी 2026 में इससे बेस इफ़ेक्ट अनफेवरेबल होगी, जिसमें कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 4 से 5% तक जंप कर सकती है। इसलिए अभी भी रेट कट की जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक लाइनर अगर हम फैक्ट को समझें तो अक्टूबर 2025 में सीपीआई इन्फ्लेशन 0.25% रिकॉर्ड लो इसमें देखने को मिला था। मुख्यतः जो फेवरेबल बेस इफ़ेक्ट है उस पर और सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से ये देखने को मिला। इसके अलावा जो बेस इफ़ेक्ट है वो अस्थायी है, जनवरी 2026 से अनफेवरेबल हो जाएगा। हालांकि अक्टूबर 2025 में सीपीआई इन्फ्लेशन 0.25% तक गिर गई है, पर यह मुख्यतः स्टैटिस्टिकली फिनोमिना पर मुख्यतः जो है ये स्टैटिस्टिकल फिनोमिनन फेवरेबल बेस इफ़ेक्ट और सोने चांदी की कीमतों में असामान्य गिरावट का परिणाम है। कोर इन्फ्लेशन अभी भी लगभग 4% के करीब है, जो अंडरलाइनिंग डिमांड प्रेशर्स को दर्शाता है और बेस इफ़ेक्ट जनवरी 2026 से अनुकूल ये नहीं रहेगा। इसके अलावा जिससे क्या होगा कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन में तेज उछाल की संभावना है और होता है जो मौद्रिक नीति है उसमें अति शिथिलता से बचना चाहिए। साथ ही जो बुलियन में को सीपीआई बास्केट से बाहर करने पर पुनर्विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये घरेलू मॉनेटरी पॉलिसी के दायरे से बाहर के कारक हैं। अब हम देख लेते हैं जो इसके 10 हाई प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज हैं, यानी कि इनकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अक्टूबर
क्वेश्चन क्या है कि अक्टूबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति CPI के 0.5% तक गिरने का प्रमुख कारण क्या था। तो जो इसका प्रमुख कारण था वो अनुकूल आधार प्रभाव यानी कि फेवरेबल बेस इफेक्ट एवं सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का होना। इसके अलावा निम्न में से कौन सा कथन अनुकूल आधार प्रभाव यानी कि फेवरेबल बेस इफेक्ट को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है। तो इसका जो आंसर है वह है जब पिछले वर्ष के इसी माह में मुद्रास्फीति बहुत ऊंची थी जिससे वर्तमान वर्ष की जो YOY मुद्रास्फीति कम प्रतीत होती है। इसके अलावा आधार प्रभाव यानी कि बेस इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2026 से भारत में शीर्षक मुद्रास्फीति यानी कि हेडलाइन CPI में क्या होने की संभावना है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, तीव्र वृद्धि इसमें हो सकती है यानी कि उछाल हो सकती है, क्योंकि जनवरी 2025 में उधार बहुत कम था और 2026 में प्रतिकूल आधार प्रभाव वित्त होगा। इसके अलावा CPI बास्केट में सोने चांदी का भार वेट बहुत कम होने के बावजूद 2025 में इनकी कीमतों ने मुद्रास्फीति पर कैसा प्रभाव डाला है। तो मुद्रास्फीति को इसमें कम किया गया है जो कि नकारात्मक योगदान है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखें तो निम्न में से कौन सी वस्तु CPI में शामिल है लेकिन कोर मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन की गणना में बाहर रखी जाती है। तो जो इसका आंसर है यानी कि सोना चांदी, पेट्रोल डीजल, खाद्य पदार्थ और तंबाकू उत्पादन यानी कि सारे के सारे जो हैं यानी कि इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें जो ऑप्शन है वो डी है यानी कि 1, 2, 3 और 4 यानी कि इसमें सभी आते हैं। सभी कोर से बाहर इसको यानी कि इन सारी चीज़ों को कोर इन्फ्लेशन से बाहर रखा जाता है, मुद्रास्फीति से बाहर रखा जाता है। इसके अलावा यदि आधार प्रभाव को अलग कर दिया जाए तो अक्टूबर 2025 में वास्तविक मासिक मूल्य वृद्धि यानी कि MOM इन्फ्लेशन लगभग कितनी थी। तो इसका जो आंसर है वो होगा +1.83% यानी कि लगभग 1.828 से लेकर के 2% मोम थी। लेकिन पिछले साल के ऊंचे आधार की वजह से YOY 0.25% दिखी है। इसके अलावा निम्न में से किस स्थिति के आधार पर प्रभाव प्रतिकूल यानी कि अनफेवरेबल कहलाता है। तो जो इसका आंसर है वो जब पिछले वर्ष मुद्रास्फीति बहुत कम या नकारात्मक थी। इसके अलावा जो 2025-26 में RBI के सामने मौद्रिक नीति की सबसे बड़ी दुविधा क्या थी। तो इसका आंसर है बहुत कम शीर्षक का होना, मुद्रास्फीति के बावजूद कोर मुद्रास्फीति और आने वाले प्रतिकूल आधार का प्रभाव को देखते हुए यानी कि इस प्रतिकूल आधार प्रभाव को देखते हुए दरों में कटौती का न करना, ये इसकी एक बड़ी दुविधा रही है। निम्न में से कौन सा कथन 2025 की स्थिति में संदर्भ में असत्य यानी कि कौन सा इसमें गलत है। तो अक्टूबर 2025 में आधार प्रभाव में मुद्रास्फीति को लगभग 4.8% अंक तक कम किया गया यानी कि इसका आंसर ये सही है यानी कि ये सत्य है इसमें। इसके अलावा सोने चांदी की कीमतों में 20 से 25% की YOY गिरावट दर्ज की गई, तो ये भी इसमें सत्य है। जनवरी 2026 में से आधार प्रभाव अनुकूल रहेगा, तो ऐसा इसमें नहीं है। इसके अलावा कोर मुद्रास्फीति अभी भी 4% के आसपास बनी हुई है यानी कि सही है यानी कि इसका जो ऑप्शन है कौन सा असत्य पूछा था तो इस असत्य इसमें ये सी है यानी कि ये गलत है। ये जनवरी 2026 से प्रतिकूल होगा, ठीक है। इसके अलावा शुड गोल्ड एंड सिल्वर बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द CPI बास्केट यानी कि क्या सोने और चांदी में CPI बास्केट से बाहर रखा जाना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत तर्क कौन सा है वो इसको बताना है। तो इसका जो सबसे मजबूत तर्क है वो है इनका भार बहुत कम है और ये वैश्विक कारकों से प्रभावित होते हैं और घरेलू मौद्रिक नीति से नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में जो कि आर्मी बाइट्स फॉर फास्ट पेट्रोबोट्स लैंडिंग क्राफ्ट एज रिजल्ट यानी कि सेना ने तेज़ गश्ती नौकाओं और लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। खबर क्या है चलिए जानते हैं। इसके मुख्य बिंदुओं को जाने तो भारत थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी ने 2 अलग अलग RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किए हैं और 6 फास्ट पेट्रोल बोट। इसके अलावा लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट यानी कि इसमें LCA ख़रीदने के लिए। इसके अलावा ये दोनों जो हैं दोनों की ही ख़रीद फास्ट ट्रैक प्रोसीड्यूर के तहत जा रही हैं। तेज़ी से ख़रीद की प्रक्रिया इसमें जो है वो हो रही है। इसके अलावा दोनों में न्यूनतम 60% स्वदेशी सामग्री अनिवार्य है। ये नौसैनिक या फिर जो अर्धसैनिक होते हैं जहाज़ होते हैं वो मुख्य रूप से सर क्रीक क्षेत्र जिसमें कि गुजरात आता है, गुजरात और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। इसके अलावा जो पूर्वी लद्दाख है इसमें पेंगोंग के आसपास इसमें तैनात किए जाएंगे यानी कि जो नौसैनिक और अर्धसैनिक जहाज़ हैं वो यहाँ पर इन तीनों क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। कौन से क्षेत्र हैं इसको देखते हैं। तो जो सर्किलिक क्षेत्र आता है वो यहाँ पर यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो गुजरात वाला एरिया है यानी कि ये वाला जो यहाँ पर
गुजरात वाला एरिया है, इसके आसपास का जो ये वाला समुद्र का जो क्षेत्र होता है इसको सर क्रीक यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर इसको तैनात किया जाएगा जहाज सेना को। इसके अलावा जो दूसरा क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है यहाँ पर ये दे सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये वाला जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है यानी कि जो भारत में यहाँ पर आ रहा है, तो ये इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर इसको जो है वो तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो पेंगोंग त्सो जो कि ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है जो पूर्वी लद्दाख का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको तैनात किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये लद्दाख के पास वाला जो क्षेत्र है पूर्वी वाला, जहाँ पर पेंगोंग त्सो मौजूद है, यहाँ पर इसको तैनात किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम वैसे देखते हैं तो ये इस तरह का दिखाई देता है। इसके अलावा सर क्रीक क्षेत्र का महत्व क्या है, तो स्थान जो है इसका गुजरात के कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान सीमा पर 23.42 यानी कि 23 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ और 68 डिग्री 48 मिनट ईस्ट के आसपास का इसका क्षेत्र है। इसके पर जो मूल विवाद चल रहा है वो 1965 से पहले बैनगंगा नदी थी और बाद में इसको कीचड़ और दलदल ये बन गई, इस पर विवाद चल रहा है। और भारत का इसमें दावा है कि सीमा मध्य रेखा से होकर गुजरती है, यानी कि जो सर क्रीक की सीमा है वो मध्य रेखा मिड चैनल से होकर गुजरती है, ऐसा भारत का दावा है। इसके अलावा पाकिस्तान का इसमें दावा है कि 1914 के समझौते के अनुसार सीमा पूर्वी किनारे यानी कि भारत की तरफ से होकर गुजरती है। यानी कि इस तरह की जो यहाँ पर विवाद चल रहा है उसका जो परिणाम है वो करीब 10 किलोमीटर लंबा और 5 से 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र इसमें विवादित है। इसके अलावा सामरिक महत्व को देखें तो कराची का जो पत्तन है वहाँ तक कराची पत्तन तक का सबसे छोटा समुद्री मार्ग यहीं से गुजरता है, जो कि पाकिस्तान के लिए अति संवेदनशील है। इसमें नीचे अपार तेल गैस भंडार संभावित है, जो कि ONGC ने सर्वे किया है। इसमें घुसपैठ, तस्करी और आतंकवादियों की लैंडिंग का प्रमुख रास्ता यहाँ पर दिखाई देता है। और 1999 में कारगिल युद्ध के समय भी पाकिस्तान नौसेना ने इस क्षेत्र में आक्रामक गश्त बढ़ाई थी। इसके अलावा इन जहाज़ों की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है, तो इसका जो सर क्रीक क्षेत्र है, यानी कि सर क्रीक क्षेत्र में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इनमें जहाज़ों को बढ़ाने की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसमें बहुत उथल पुथल का पानी है, यानी कि शैलो एंड मॉडी वाटर्स इसमें है, बहुत उथला पानी इसमें पाया जाता है, जो कि बड़े जहाज़ इसमें नहीं जा सकते हैं। तेज़ यहाँ पर गश्त रहती है, इसमें निगरानी करना और घुसपैठ रोकने के लिए छोटी और तेज़ उथले पानी में चलने वाली नावें इसमें ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा BSF पहले से बहुत नावें इस्तेमाल करती है, लेकिन सेना को अब स्वयं की क्षमता चाहिए ताकि जो इस तरह की ताकि वो भी अपनी जो क्षमता है इसको बढ़ा सके। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि जो असम और अरुणाचल वाला जो प्रदेश है, यानी कि अगर हम यहाँ पर इस तरह से देखें तो यानी कि यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो और पूर्वी लद्दाख जो है ऊपर का जो क्षेत्र है, यानी कि जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था, तो लद्दाख का जो पूर्वी क्षेत्र है यानी कि इधर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो पेंगोंग त्सो के बाद अन्य जलाशय की बात करें तो LCA लाइट कार्गो एयरक्राफ्ट या फिर हल्का मालवाहक विमान की यहाँ पर ज़रूरत है, और सैनिकों, वाहनों और सामग्री को तेज़ी से उतारने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दोनों RFP की तकनीकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो विशेषता है वो है फास्ट पेट्रोल बोट्स, यानी कि इसमें 6 नग पाए जाते हैं जिसमें कि अधिकतम गति 25 से 30 नॉट्स की है। इसके अलावा 8 क्रू मेंबर्स और साथ में 8 अतिरिक्त सैनिक इसमें ले जा सकें। कुल पेलोड जो है वो 1000 किलोग्राम का है और 12 घंटे तक बिना रिफ्यूलिंग के ये चल सकें। इसके अलावा रात में भी ऑपरेशन के लिए नाइट विज़न या फिर रडार आदि का इसमें काम हो जाता है। इसके अलावा जो मुख्य कार्य है इसका, यानी कि जो फास्ट पेट्रोल बोट है वो इसका जो मुख्य कार्य है वो पेट्रोलिंग, सर्विलांस और इंटरसेप्शन का इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा जो लैंडिंग क्राफ्ट अजल्ट है उसमें संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछले साल भी इसमें मांगे गए थे।
इसमें 35 सैनिक या टाटा स्टॉर्म जैसी गाड़ी और साथ में 12 लोग ले जा सकें, यानी कि इसमें इस तरह की जो है ये इसको बनाया गया है। इसका जो वज़न है वो 3990 किलोग्राम तक हथियार या फिर जो गोला बारूद होता है उसका है। इसके अलावा कुल पेलोड जो है इसमें वो 255 किलोग्राम, शायद टाइपो या वास्तव में ज़्यादा इससे हो सकता है। इसके अलावा जो उथले पानी में चल सकें इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है, और रैंप में सैनिक और वाहन सीधे किनारे पर इसमें उतर सकें। इसके अलावा रैंडम बोट पेट्रोल और सीमित खोज बचाव कार्य भी इसके अंतर्गत शामिल है। आत्मनिर्भर भारत से कनेक्शन को अगर हम इसके देखें तो दोनों RFP में 60% न्यूनतम स्वदेशी सामग्री इसमें अनिवार्य की गई, जो कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती है। यानी कि ये जो बनाया गया था इसमें 60% की, कम से कम 60% की जो सामग्री है वो भारत ने अपने खुद ही इसमें लगाई थी, जो कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देती है। और DPP 2020 के तहत इंडिगेनियसली डिज़ाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड यानी कि IDDM कैटेगरी को प्राथमिकता इसमें दी गई, और पिछले साल भी इसी तरह की खरीद की गई थी और अब इसका दूसरा चरण है। इसके अलावा इससे रिलेटेड यानी कि जो PYQs हैं इससे के उसको देखें तो 2021 में PYQ पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विवादित क्षेत्र संबंधित देश, यानी कि जो विवादित क्षेत्र है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और इसमें संबंधित क्षेत्र कौन से आते हैं। तो सरक्रीक जो कि पाकिस्तान में, क्या ये पाकिस्तान में है। इसके अलावा पिरामिड हाइट्स इजराइल या फिर चारार सतवार अर्जेंटीना। तो इसके जो ये दोनों ऑप्शन है, यानी कि इसमें ये दोनों गलत हैं। तो ये सरक्रीक है जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है और भारत के क्षेत्र में आता है, तो ये संबंधित देश इससे है। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है केवल एक इसमें सही है। ठीक है, अब हम देखें तो 2020 में कौन सा इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के पश्चिमी तट पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है सरक्रीक जो क्षेत्र है वो इसमें विवादित है। इसके अलावा जो 2026 और 27 का मतलब प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय थल सेना ने जिन लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट यानी कि LCA की खरीद के लिए RFP जारी किया, उन्हें मुख्यतः निम्न में से किस क्षेत्र में तैनात करने की योजना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सिरक्रीक एवं ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो है यहाँ पर इसको तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा जो इसका तीसरा जो क्षेत्र है वो है इसमें सिरक्रीक एवं ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन और जो पेंगांग त्सो झील है, यानी कि ये सारे जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिरक्रीक विवाद के संबंध में सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वह है बी, यानी कि पाकिस्तान इस क्षेत्र को 1914 के बॉम्बे सरकार रिजोल्यूशन के अनुसार पूर्वी किनारे से परिभाषित करता है। तो इसका जो इसका यानी कि दूसरा और तीसरा इसमें सही है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसके अलावा यह क्षेत्र कराची बंदरगाह तक पहुंचने का सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है, यानी कि इसका ऑप्शन जो वो सही है, क्योंकि ये समुद्री सीमा है वो विवाद में और थल सीमा इसमें नहीं है। भारतीय थल सेना द्वारा हाल ही में जारी RFP के अनुसार फास्ट पेट्रोल बोट्स और लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट में न्यूनतम कितने प्रतिशत स्वदेशी सामग्री यानी कि इंडिजिनस कंटेंट अनिवार्य किया गया है। तो इसमें कम से कम 60% जो है वो भारत की जो सामग्री है इसमें लगाए जाने इसमें अनिवार्य की गई। इसके अलावा एम्फीबियस ऑपरेशंस उभयचर संक्रिया को सशक्त बनाने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा खरीदे जा रहे लैंडिंग क्राफ्ट असोल्ट की मुख्य विशेषता है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो उथले जल में वाहनों और सैनिकों को सीधे किनारे पर उतारने की क्षमता इसकी मुख्य विशेषता है। इसके अलावा जो सिरक्रीक क्षेत्र है उसको सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह बड़े तेल और गैस भंडार होने की संभावना है। इसके अलावा कराची बंदरगाह तक पहुंचने का सबसे छोटा समुद्री मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। इसके अलावा यह क्षेत्र भारत पाकिस्तान के बीच एकमात्र जल सीमा विवाद है। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें पहला और दूसरा इसमें सही है, यानी कि 1 और 2 इसमें सही है, लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन ये गलत है, यानी कि इसका जो ऑप्शन है केवल 1 और 2, क्योंकि एकमात्र जल सीमा विवाद ये नहीं है और भारत बांग्लादेश के साथ भी न्यू मूर द्वीप आदि थे। इसके अलावा आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में देखें तो जो ये क्वेश्चन है वो 2014, 19, 22 और 24 में इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आया था और निम्नलिखित युग्मों पर इसमें विचार करना है मृदा का प्रकार और क्षेत्र के बारे में, और ये बताना है कि इसमें कौन सी सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है।
तो ये जो क्वेश्चन है यानी कि मृदा के प्रकार में लाल मिट्टी जो होती है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, या फिर जलोढ़ मिट्टी महाराष्ट्र का दक्कन पठार में पाई जाती है, या फिर ब्लैक रेगुर मिट्टी गुजरात के मैदान में पाई जाती है। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक और दो दोनों, या फिर तीन इसमें सही है, या फिर कोई इसमें सही नहीं है। यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये आज की न्यूज़ थी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।